नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस दैट इज़ लर्निंग फर्स्ट क्लासेस। आज की इस क्लास से हम लोग जो CUET के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अब तक के, अ, जो भी मतलब साइट पे 2 साल के लगभग पेपर अवेलेबल हैं सभी सब्जेक्ट के, तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे जो भी 5 सब्जेक्ट हम लोग अटेम्प्ट करने का जो बीड़ा उठाए हैं, या फिर जो एक तरीके से कहा जाए 5 सब्जेक्ट हम लोग जो अटेम्प्ट करने वाले हैं, उनमें जो साइंस बैकग्राउंड के मेन सब्जेक्ट हैं, उनका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा मतलब सीरीज के माध्यम से या इस क्लास के माध्यम से। और आज जो हम लोग सबसे पहला जो यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग पेपर का देखने जा रहे हैं, ये जनरल टेस्ट वाला पेपर है, सेक्शन 3 के अंतर्गत जो आता है। एक तरीके से ये कहा जाए तो ये सेक्शन 3 में सेक्शन 3 का ये पार्ट होगा आपका, ठीक है। और जनरल टेस्ट में जो जितने भी पेपर 60 क्वेश्चन उस समय आते थे, जिसमें 50 आपको अटेम्प्ट करना होता था, और उसमें से 2 पार्ट में हम इसको हल करेंगे। पहले में टॉप जो 30 क्वेश्चन है उसको हम हल करेंगे, पार्ट 2 में जो इसके रिमेनिंग 30 क्वेश्चन होंगे हम उसको हल करेंगे, ठीक है। तो ये CUT से हमसे जुड़ने के लिए इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ग्रुप पे ले जाएगा, टेलीग्राम का ग्रुप है, जिसमें बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए यहाँ पे आप सर्च करिए L1 क्लासेस, L1 क्लासेस प्रयागराज। अगर आप प्ले स्टोर में सर्च करते हैं तो इस लोगो के साथ आपको एक ऐप मिलेगा, जिस पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं और बाकी जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप लोग जो भी आपकी आवश्यकता के अनुसार कोर्सेज चल रहे हैं। जल्दी ही जो RRB रेलवे की जो वैकेंसी आई हुई है, उस पर भी हम लोग बैच ला रहे हैं। तो वो सबसे एक तरीके से कहा जाए सबसे मिनिमम फीस में हम लोग सारे कोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और सबसे मिनिमम फीस में ही हम लोग आपको सभी कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का है। मैथमेटिक्स में जो जनरल मैथ होती है, जो साइंस वाली मैथ होती है, उससे हटकर जो जनरल टेस्ट होता है, जो जनरल मैथ जिसमें पूछी जाती है, उसके लिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन का है। इसमें कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने का एक तरीका जो होता है, इसमें किस को हम पहले हल करेंगे, किसको बाद में हल करेंगे, ताकि आंसर अलग ना आए, तो उसका एक फार्मूला होता है BODMAS का, ठीक है, BODMAS का। और ये जो हमारे पास फार्मूला होता है, इस फार्मूले में यहाँ पर P जो होता है पहले ब्रैकेट को प्रेजेंट करता है, और O जो होता है ये ऑफ को प्रेजेंट करता है, D जो है डिवीजन डिवीजन को प्रेजेंट करता है, M मल्टीप्लिकेशन को, और A एडिशन को, और S सब्सट्रैक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। और इस सीक्वेंस में यहाँ से हम शुरू करके इस सीक्वेंस से हम लोग हल करते हैं। जब भी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का कोई इक्वेशन इस टाइप का हो, उसमें जितने भी ये टर्म लिखे गए हैं इसी सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे, तो उसका एग्जैक्ट आंसर जो ओरिजिनल आंसर होता है, मतलब जो सही आंसर होता है, वही प्राप्त होता है, ठीक है। और इस सीक्वेंस के अलावा इधर उधर हल करेंगे तो आपको हो सकता है कि जितनी बार आप अलग अलग सॉल्व करें उतने आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट और ऑफ का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। सबसे पहले हमें डिवीजन हल करना है। डिवीजन क्या है, 24 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, फिर से उसके बाद इंटू 2 प्लस 8 माइनस 4। अब हम क्या हल करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12 प्लस 8 माइनस 4। अब इसके बाद हम कौन सा हल करेंगे, एडिशन को, तो ये 20 हुआ माइनस 4। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको, तो ये हमारा 16 आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को, या जो भी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन रहेंगे उनका सीक्वेंस ये रहेगा सॉल्व करने का। और जो आपको ये कोर्स जो जो मतलब प्रीवियस ईयर का पेपर हम करा रहे हैं, इसका कोर्स जो है, कोर्स वाले सब्जेक्ट में जाएंगे, जो हमारा L1 क्लासेस पे ऐप है,
आप CUET वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये चीज़ें बाकायदे विस्तृत रूप में पढ़ाई गई हैं, ठीक है। तो आप वहाँ जाके एडमिशन लीजिए और जैसे ही वहाँ पे एडमिशन लेंगे तो वो सारी क्लासेस आप लोग देख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान टॉपिक हो जाएगा। इसमें बहुत मतलब सारे नियम कानून वहाँ पे पहले बताए जा चुके हैं। ये तो प्रैक्टिस का तरीका है एक तरीके का, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हमें क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द फ्रैक्शन। तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन यहाँ पे लिखे गए हैं, इस फ्रैक्शन को हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है, इस फ्रैक्शन को अगर हम देखें तो सबसे पहले 1/2, ठीक है, इसको 0.5 हम लोग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है 8/11 और फिर इसके बाद 7/8, फिर इसके बाद 7/9 और एक यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, कौन सा है ये 5/6। सबसे पहले इन फ्रैक्शंस में हमें ये पता करना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। तो इन फ्रैक्शंस को सबसे पहले हमें डिवाइड करना होगा। तो जो हमारे पास यहाँ पे मान आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये 0.72 समथिंग आएगा। इसको हम हल करेंगे तो ये 7 8 56, 56 4 7 14 हुआ और नहीं सॉरी 7/8 है ना, तो इसको हम यहाँ पे 875 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद अपन ये जो हमारे पास 7/9 है, इसको हम अगर लिखना चाहेंगे तो ये हमारे पास 0.77 आएगा। और फिर इसके बाद 5/6 को हम हल करेंगे तो इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो मान आएगा ये 0.8 0.648 और 6×18, ठीक है। तो ये इस तरीके से आया हमारे पास मान। अब देखेंगे हमारे पास क्या है कि सबसे बड़ा अगर हमारे पास देखेंगे तो एक यहाँ पे ये टर्म हमारे पास बड़ा है और सबसे छोटा हमारे पास ये है, ठीक है। और आंसर देखेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शंस में दिया गया है, तो इसलिए फ्रैक्शन वाले को ही हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको हल कर रहे हैं क्या कि 7/8 - 1/2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 8 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 - 4/8, ये हो जाएगा 3/8, ठीक है। 3/8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे ही क्वेश्चन है, बहुत ही इन क्वेश्चंस में कुछ है नहीं, मतलब इसको बस क्या है केयरफुली हल करना है हमें। अब देखते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे सम ऑफ एलसीएम एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज दिस। एलसीएम और एचसीएफ का यहाँ पे सम दिया गया है। फिर एलसीएम द एलसीएम इज 60 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, ठीक है। वन नंबर इज 70 देन अदर नंबर इज। तो इसमें हमारे पास पूछ रहा है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ ये दिया गया है, एलसीएम 60 टाइम्स एचसीएफ है, तो उस केस में दोनों नंबर्स का जोड़ क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे एचसीएफ हम मान लेते हैं कि हमारा मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60x, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि दोनों का जोड़ हमारे पास क्या है, मतलब 60x + x इज इक्वल टू 854, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 854/61, ठीक है। तो अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे ये 1 होगा और 61, हाँ 61 को इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 14 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास हम एक नियम कानून जानते हैं कि अगर एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो ये दोनों नंबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के बराबर होता है, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ जो है दोनों अलग अलग नंबर्स के मल्टीपल के बराबर होता है। तो यहाँ पर एलसीएम जो हमारे पास आया हुआ है,
एलसीएम अब हमारा क्या हो जाएगा, x का मान 14 और ये 16 इंटू 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 60 बराबर फर्स्ट नंबर हमारे पास दिया है 70 इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, अब सेकेंड नंबर का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 इंटू 60 अपान 70, 0 से 0 कैंसिल, 7 दूना 14, ये 14 दूनी 28 और 1 मिनट, हाँ 7 दूना 14 और 6 दूना 12, 12 और 14 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम लोग। तो 12 और 14 का हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उस केस में 168 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि द प्रेजेंट एज ऑफ हरीश इज 8 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ 2 सन्स एट द प्रेजेंट, सन्स एट प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हरीश एक आदमी है, कोई भी हो, ये सॉरी ये एक आदमी है जिनके एज जो है, ये दोनों इनके जो बच्चे हैं उनकी एज का जोड़ का 8 गुना। ठीक है, इनकी एज है, तो हरीश की एज मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि एज ऑफ हरीश, ये मान लेते हैं हम एक्स। एक सेकंड थोड़ा सा उल्टा 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 क्या मानेंगे हम यहाँ पे, मान लेते हैं कि सम ऑफ बोथ सन्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये क्या हो जाएंगे, 8x हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि आफ्टर 8 ईयर्स हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ द सम ऑफ एक मिनट, आफ्टर 8 ईयर्स हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 सन्स, द प्रेजेंट एज ऑफ हरीश इज। तो यहाँ पे हरीश की हमें प्रेजेंट एज बताना है, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास एज है, इसके लिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा अलग अलग हम मानते हैं, अलग अलग इस तरीके से मानते हैं कि हरीश की एज हम मान लेते हैं यहाँ पे x है और इनकी एज y है। अब इनके दोनों के बीच में एक रिलेशन यहाँ पे है, दो इक्वेशन बनेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे आसानी से हमारे पास हल हो जाएगा, क्योंकि एसएससी वाली ट्रिक लगाएंगे तो आ तो जाएगा, लेकिन हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि ट्रिकी जो मैथमेटिक्स है वो आप लोग पढ़े नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कह रहा है 8 टाइम्स है इनकी एज, तो हरीश की एज जो है 8 टाइम्स है अपने बच्चों की एज का। ठीक है, फिर 8 साल बाद, 8 साल बाद मतलब हरीश की एज में 8 जोड़ दिया जाए। ठीक है, 8 साल बाद जो हरीश की एज है वो बच्चों की एज का दोगुना रह जाएगा। तो बच्चों की एज कितना हो जाएगा, y है, y टोटल एज प्रेजेंट टाइम में थी, और 8 यहाँ पे देखेंगे 8 साल बाद, तो 8 साल बाद पहले बच्चे की एज एक हो जाए, 8 जुड़ जाएगा, और दूसरे बच्चे की एज में भी 8 जुड़ेगा, तो मतलब यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 8x सॉरी x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32 माइनस 8, ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब यहाँ पे इसको यहाँ पे रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम दोनों इसमें मान रखते हैं, ये क्या हो जाएगा 8y माइनस 2y इज इक्वल टू 24, इम्प्लाइज y बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 और 6 चौको 24, y का मान हो जाएगा, और यहाँ पहले इक्वेशन से x का मान क्या हो जाएगा 32। ठीक है, 8 चौको 32। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कितनी एज है, किसकी पूछा है, हरीश की तो x का मान हो जाएगा। ठीक है, 32। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक एग्जामिनेशन है जिसमें ये कह रहा है कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट
300 marks to pass. A student get 2 to 5 marks and is declared to have failed by 10%. What is the maximum mark in of the examination? तो यहाँ पे एग्जामिनेशन का हम मान लेते हैं मैक्सिमम मार्क जो है ये है x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 300 नंबर पास होने के लिए ज़रूरी है, मतलब आपको 30 नंबर उस एग्जाम में 300 नंबर उस एग्जाम में पाने ज़रूरी हैं जिसमें ये आदमी फेल हुआ है जो भी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या कह रहा है कि ये 225 नंबर पाया है, 225 नंबर पाया है और ये 10% मार्क से फेल हो जाता है। मतलब मैक्सिमम मार्क का 10% अगर ये और पा जाता, 10% का मतलब 10/100, तब ये क्या हो जाता, पास हो जाता। और पास होने का मार्क क्या है, 300। तो यहाँ पे x का मान निकाल दीजिए बस, और क्या करना है। तो इसको उधर ले जाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/10 इज इक्वल टू 300 में से 225 घटाएंगे तो 75 आएगा और x का मान 750, ठीक है। तो 750 इसका पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एक क्लास है जिसमें 40 स्टूडेंट हैं, ठीक है। एक क्लास इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल इज 3:2, द एवरेज मार्क्स scored by boys is 42 and that of girl is 46, then the average marks scored by the whole class is। ध्यान में रखना, बॉयज़ का एवरेज ये है, लड़कियों का एवरेज ये है। इसका मतलब महिला लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं लड़कों की तुलना में, तो तुम लोग भी पढ़ना ढंग से, ठीक है। पीछे नहीं होना है लड़कों को, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये देखिए, अब ये नहीं कहना कि आदमी मास्टर रेसिस्ट हो गया है, मतलब ये है कि बराबरी रहे, ठीक है। बराबरी में आप लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना कि हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है कि 40 स्टूडेंट है और ये रेशियो है। तो यहाँ पे बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़, ये क्या हो जाएगा, 3/5 × 40, ठीक है। 3/5 × 40, ये क्या हो जाएगा, 540 और 8 3 24। और नंबर ऑफ गर्ल्स, ये क्या हो जाएगा, 2/5 × 40, और ये क्या हो जाएगा, 8 दूना 16। ये हो गए लड़के और लड़कियों की संख्या। अब कह रहा है कि लड़कों का एवरेज 24 है, लड़कियों का 46 है, तो पूरी क्लास का एवरेज क्या है। तो पूरी क्लास का एवरेज, ओवरऑल एवरेज क्या होता है, ओवरऑल एवरेज इज इक्वल टू, ये होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपान n1 प्लस n2, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे इसका मान रखिए, n1 का मतलब 24 × 42 प्लस 46 × 16 अपान 24 प्लस 16, दैट इज़ 40। तो इसको हल करेंगे तो इसको हम बता दे रहे हैं कि 1744 अपान 40, और इसको हल करेंगे तो 4 चौको 16 और 1 17, 4 3 12 और 2 14 और 4 6 24, ठीक है। ये दशमलव लग जाएगा, 43.6 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। हाँ यार, थोड़ा सा मैं यूपी बोर्ड का हूँ तो देसी स्टाइल में पढ़ाता हूँ, देसी स्टाइल में पढ़ा हूँ। तो यहाँ पे 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा, ये अपने से बनता नहीं। 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6, ये वाला हूँ मैं। तो इसलिए जो है थोड़ा सा आप हिंदी चूँकि ये कंबाइंड बैच है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, तो जैसे 2 2 जा 4 होता है, वैसे 2 दूनी 4 हिंदी वाले बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ें मैनेज करनी है कि हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल पेपर रहेगा, बाइलिंगुअल आपको सॉल्व करवाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लोग साथ में पढ़ना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इज दिस, और फिर उसके बाद कह रहा है रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। फर्स्ट और सेकेंड नंबर जो है इसका रेशियो है हमारे पास क्या है, 2:3, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे कह रहा है आगे कि एंड बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज दिस,
सेकेंड और थर्ड नंबर के बीच में, तो थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट और सेकेंड का जो नंबर है ये है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्टेंस बढ़ा के लिखा जाता है 2:3, और सेकेंड और थर्ड का जो रेशियो है ये है 5:3। ऐसे ऐसे एसएससी वाला मैथमेटिक्स ऐसे सॉल्व होता है, जो कॉमन है उसको एक दूसरे के नीचे लिखा जाता है। अब क्या है कि 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका कंबाइंड रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, आप 5 से यहाँ गुणा करेंगे तो 10, 15 और 3 से यहाँ गुणा करेंगे तो 9। ये आपका हो गया कंबाइंड रेशियो। ठीक है, तो अब कंबाइंड रेशियो हो गया, तो सबका क्या कह रहा है कि सम, तो सम यहाँ पे 10x प्लस 15x प्लस 9x इज इक्वल टू 136। अब इसको जोड़ेंगे तो 15 25 और 25 5 30 34, x इज इक्वल टू 136। इसको हल करेंगे तो x का मान, एक मिनट, 17 दूनी 34, 17 8, ठीक है, और 2 चौको 8, दिस इम्प्लाइज x बराबर 4। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है दूसरी और तीसरी संख्या। हाँ, तो पहली का अनुपात ये है, पहली संख्या क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, तो x का मान आपके पास 4 है, 10x से इसका नंबर हो जाएगा तो 40 हो जाएगा ये। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 10x है, यहाँ पे 10x ही तो लिखा गया, 10x 15x और ये 9x। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एन आइटम इज सोल्ड 504 after allowing 20% discount and still a profit of 5% has been earned. The marked price मतलब अंकित मूल्य is how much more than the cost price। मतलब क्या कि जो मार्केट प्राइस है, मार्क्ड प्राइस है, उसका हमें और कास्ट प्राइस का यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले एक चीज़ आप लोग समझिएगा कि जब हमारे पास मार्केट में कोई भी सामान हो, सोचिए कि आप लोग मोबाइल लेने गए हैं तो उस पर प्रिंटेड रेट मान लीजिए 10,000 रुपये है। ठीक है, तो ये जो 10,000 रुपये है ये इसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। अगर इसमें इसने 5% 10% की आपको छूट दे दी तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस पे मतलब जो प्रिंटेड अंकित मूल्य होता है उसमें जो छूट देने के बाद जो आपको बेचता है वो आपको सेलिंग प्राइस कहलाता है। और यहाँ पे क्या है, कंपनी ने जिस कॉस्ट पे बनाया है उसको कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट प्राइस पे हम प्रॉफिट लेते हैं और मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य पे हम लोग छूट देते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो बाकी इस क्वेश्चन में फिर कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा कि एक आइटम है 504 रुपये में सेल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है मतलब क्या कि जो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो अंकित मूल्य है, जो मार्केट प्राइस है, यहाँ पे मार्केट प्राइस हम मान लेते हैं, मार्केट प्राइस पे 20% की छूट दी गई, तो 20% की छूट दे दी गई तो इसमें क्या इसका मान लिखेंगे कि 100 माइनस 20/100। ठीक है, मार्केट प्राइस पे 20% हमने छूट दे दिया, तो ये इसका मान क्या आ गया, जितना हमने सेल किया था, सेलिंग प्राइस दैट इज 504। अब इसको हल कर लीजिए, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 504 गुणे 100/80। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे 504 है ना, तो हाँ, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, यहाँ पे 4 से इसको काटते हैं, ये क्या हो जाएगा, 4 इकन्नम 4 और 4 दूना 8, नहीं 4 इकन्नम 4, ये 10 हुआ, 4 दूना 8 और 2 4 छंग 24। ठीक है, गुड़े 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 छंग 30 और 5 दूना 10, 3 13, 5 इकन्नम 5, 5 दूना 10
ठीक है, 630 रुपये आपका यहाँ पे ये मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो जो हमारे पास यहाँ पे जो अगला मान है, अगला मान हमें क्या निकालना है कि हमें कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस में क्या करते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस में देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस में हमें प्रॉफिट मिलता है, तो कॉस्ट प्राइस पे यहाँ पर देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस में हम यहाँ पे जस्ट एक अगला पेज ले रहे हैं। अब कॉस्ट प्राइस गुड़े 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 5% का, ठीक है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये भी होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस, और ये क्या है 504। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपी का मान क्या हो जाएगा, सेलिंग 504 इंटू 100 अपान 100, यहाँ पे 20 अगर 5 से काटेंगे तो 5 20 हम 100, यहाँ 21 आएगा, और यहाँ पे इस 21 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 21 दूना 42 हुआ, और 42 8 50 84 हुआ, 21 चौको 84 इंटू 20, ये हो गया 24 दूना 48। ठीक है, 480। अब क्या हो गया, मार्केट प्राइस माइनस करेंट वो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये कितना है 630 है माइनस 480, ये हो गया 0 5 और 1, ठीक है 150 रुपये। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 150 रुपये। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे आप लोग, यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई आपको कि यहाँ पर जो हमारे पास मान है सी पी इंटू 100 प्लस माइनस 100, या एक सेकेंड, यहाँ पे अगर प्रॉफिट के साथ अगर लॉस भी हो रहा है, लॉस होता है तो माइनस और प्रॉफिट होता है तो प्लस, प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये होता है हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, और यही बराबर होता है किसके, मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस छूट, छूट क्या है कि यहाँ पे ले छूट हिंदी में लिख दे रहे हैं अपॉन 100। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये एक इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन आपस में बराबर होता है, और इसी इक्वेशन को हम बराबर करके अपना मान निकालते हैं। तो ये चीज़, यही इक्वेशन में अगर आपको ये पता होता तो डायरेक्टली यहाँ पे ही हम एक लाइन में आंसर आपको लिख देते। ठीक है, तो ये चीज़ें चूँकि जो साइंस के बच्चे होते हैं उनको ये चीज़ें थोड़ी सी समझ में देर में आती हैं, जैसे मैं भी बीएससी एमएससी किया हुआ हूँ, तो मुझको भी जब एसएससी की तैयारी में मैं शुरू किया, एसएससी में सेलेक्टेड हूँ मैं, तो जब एसएससी की तैयारी मैंने शुरू किया तो पहले यही चीज़ें हमको समझ में ही नहीं आती थी, क्या अंकित मूल्य है, क्या सेलिंग प्राइस है, क्या क्या है, तो महीनों लग गया समझने में। तो आपके पास चूँकि समय की कमी है, फरवरी में आपका पेपर है, फिर मार्च में जाके पेपर ख़त्म होगा, फिर फॉर्म आएगा, फिर अप्रैल, आधा मार्च और आधा अप्रैल आपका मतलब मुश्किल से 1.5 से 2 महीना आपके पास पढ़ने को टाइम मिलेगा, और उसमें आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जो भी है वो तो पढ़ना ही है, फिर उसके बाद लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश पढ़ना, फिर उसके साथ साथ ये जीएस, ये जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट में क्या है, मैथमेटिक्स के साथ थोड़ी सी हिस्ट्री है, थोड़ी पॉलिटी है, थोड़ी ज्योग्राफी है, फिर करेंट है, फिर उसके बाद थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए चीज़ें बहुत पढ़नी हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पे चीज़ें डिटेल तरीके से पढ़ाई जा रही हैं, ताकि आपको ये चीज़ें अगर याद रहें, ये चीज़ें आप नोट्स बनाते हुए पढ़िएगा, और बाकी कोर्स में जो है वो आपको डिटेल तरीके से पढ़ाया गया है, ये सारा फार्मूला वहाँ पे डायरेक्टली आपको बताया गया है। तो कोर्स में जब आप परचेज करेंगे, या कोर्स में जब फाउंडेशन जो कोर्स है उसमें जाएंगे, वहाँ पर ये चीज़ें आपको आसानी से एक एक फार्मूला आपको बताया गया है, वहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको एक ही लाइन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, सर्टेन सम बिकम्स 2356 in 3 years and 2660 in 5 years on simple interest। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ सम इज, तो यहाँ पे हमारे पास कोई अमाउंट है, सॉरी, हमारे पास कोई अमाउंट है जो 3 साल में इतना हो जाता है और 5 साल में इतना हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पे, तो ये अमाउंट क्या है, इस अमाउंट का मान हमें निकालना है।
तो ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट पे कोई चीज़ निकालते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट आगे जो है मतलब जैसे मान लीजिए 100 रुपये है, 100 रुपये पे जो इंटरेस्ट लगा जैसे 5% का इंटरेस्ट है तो वो अगले साल 105 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके अगले साल 100 रुपये पे ही 5% लगेगा सिंपल इंटरेस्ट में, और वो जो 5 रुपये एक्स्ट्रा आपका पहले साल में आया था उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है सिंपल इंटरेस्ट में। अगर सिंपल पहले वाले जो इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लगने लगे तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना होगा कि दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें, दोनों का डिफरेंस निकालें 3 साल और 5 साल का, तो यहाँ पर हम यहाँ पे निकालेंगे कि टोटल इंटरेस्ट, ये हम निकाल सकते हैं टोटल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स। ये क्या हो जाएगा 2660 माइनस 2356, और इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 3, ठीक है 304। ये 2 साल का है। तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा 304/2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 152 रुपये पर ईयर जो है आपका इंटरेस्ट इस पे लग रहा है। जो भी अमाउंट था वो अमाउंट क्या हमें नहीं पता है, ठीक है। अब इसी अमाउंट को निकालना है, तो ये हमारे पास 3 साल का इतना इंटरेस्ट हुआ। अब हमें क्या करना है कि हमें जो निकालना है टर्म वो क्या है कि यहाँ पे हमारा कोई जो अमाउंट था वो अमाउंट 3 साल में इतना हुआ है, तो 1 साल में इतना इंटरेस्ट बढ़ा है, तो मतलब 3 साल का इंटरेस्ट अगर इसमें हम माइनस कर दें तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू 2356 माइनस 152 इंटू 3 माइनस, इसको हम हल करेंगे तो ये 52 है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 5 15 और 3 का 9 3 1 4, तो ये 56 माइनस होगा और 19 4 23, ये 1900 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ आपका। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं तो क्या होगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन ए स्क्वायर द लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर दिस एंड दिस। तो अब इसमें कह रहा है एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो सबसे पहली बात स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे जब भी हम स्क्वायर एक बनाते हैं तो उसका देखते हैं कि हमारे पास डायगोनल जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सिंस, सिंस क्या लिखेंगे डायगोनल्स आर इक्वल। अब इक्वल होते हैं तो 4k + 6 इज इक्वल टू 7k - 3। इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3k इज इक्वल टू, ये इधर आएगा 9 हो जाएगा, k बराबर 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायगोनल, डायगोनल का मान क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम डायगोनल निकाल लेते हैं। डायगोनल क्या हो जाएगा 4 × 3 + 6, ये क्या हो जाएगा 4 3 12 6 18, ठीक है। अब अगर हमारा स्क्वायर जो है उसकी उसकी अगर भुजा ए मतलब बराबर है तो इस केस में ये √2a होता है, ठीक है। मतलब √2a बराबर, इसका मतलब क्या होगा यही होगा √2a, ठीक है। डायगोनल की ही तो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भुजा का मान हो गया a बराबर 18/√2। अब हमें क्या पूछा है कि यहाँ पे वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ दी ये स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है ए, तो ये एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, और ये 18 × 18 बटे ये 2 हो जाएगा, तो 2 9 18, 18 × 9 और 9 72, ठीक है। ये हो जाएगा 172। नहीं 172 नहीं होगा, एक सेकंड 162 होगा 18 9 162 होता है, 62 में फिर 10वीं बार 18 जोड़ेंगे तब ना 180 आएगा। तो अब ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर विथ बेस रेडियस इज दिस, फाइंड द सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम किसका? सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम जो हमारे पास होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। और पाई आर स्क्वायर एच जब होता है तो अब हमारे पास इसी का मान निकालना है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मान 3 इंटू 3 इंटू एच इज इक्वल टू क्या है? 396। तो यहाँ पे एच का मान एच इक्वल 396 इंटू 7/22 इंटू 3 इंटू 3। इसको अगर हम लोग हल करें तो ये कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22 और 11 तिहाई 33, 33 6 39, 11 छक्का 66, 3 त्रिका 9 चौको 36 और 4 दूना ये 14 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है कि वो ये सरफेस पूछ रहा है, तो सरफेस यहाँ पे क्या हो जाएगा? सरफेस इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर एच। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे पास यहाँ पे परिधि होती है, अच्छा परिधि 2πr होता है, 2πr होता है परिधि इंटू लंबाई, यही तो होता है ना, सिलेंडर कुछ ऐसे हम बनाते हैं, ये हमारा सिलेंडर हुआ, ये जो परिधि होती है ये 2πr होती है, 2πr में एच से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एरिया, सरफेस का एरिया आ जाता है। इसको हम निकाल लेते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान क्या है? 3 और एच का मान 14, ये हो जाएगा 7 दूना 14 और ये 22 दूना 44 और 3 दूना 6, 6 चौको 24 और 2 6 चौको 24 2 26, 264। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक हमारे पास जो टैप है वो यहाँ पे एक टंकी है, उसको 6 घंटे में भर देता है। ठीक है, 6 घंटे में भर देता है, और अगर कह रहा है कि हाफ टंकी भर जाए उसके बाद हम 3 और टैप अगर लगा देते हैं तो सिमिलर टाइप के एक मिनट, सिमिलर टाइप के अगर हम 3 टैप और लगा देते हैं, मतलब टोटल 4 टैप हो जाएंगे, तो उस केस में टंकी कितनी देर में भरेगी? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो हमारे पास मान है, सबसे पहले कि जो टाइमिंग है, रिमेनिंग टाइमिंग क्या है कि 6 घंटे में टंकी पूरी भर जाती है, तो रिमेनिंग टाइमिंग क्या है कि 3 घंटा हमारे पास बचा हुआ है, टंकी आधी भरी हुई है। ठीक है, ये ऐसे समझिएगा कि यहाँ पे एक टंकी है, ये आधी भरी हुई है। ठीक है, मतलब 6 घंटे में ये टंकी यहाँ तक पूरी भर जाती है, लेकिन 3 घंटे में आधी हमारी टंकी भरी हुई है, 3 घंटे के लिए ये यहाँ पे अभी बचा हुआ है मामला। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि इसमें एक नल तो चल ही रहा था, अब यहाँ पे 3 नल और लगा दिए गए सेम टाइप के, तो यहाँ पर जो हमारे पास मान है वो मान हमारा यहाँ पे जो मतलब कहने का जो हमारे पास इसका सलूशन है कि जो हमारे पास पहले चारों नल की स्पीड देखनी पड़ेगी, कि चूंकि अब एक नल हो गए, एक नल था तो ज़्यादा समय लगता था, 4 नल हो गए तो कम समय लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि जो हमारे पास रिमेनिंग टाइमिंग यहाँ पे जो टंकी को भरने का होगा, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा लग गए हैं, 3 एक्स्ट्रा लग गए हैं, तो जो यहाँ पे रिमेनिंग टाइमिंग होगा या एक्स्ट्रा टाइमिंग होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3/4 आवर। ठीक है, तो इसको अगर हम हल करेंगे तो आ, हाँ 4 नल हैं तो 3 नल का हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमारे पास जो ये मान आएगा ये लगभग लगभग आ जाएगा कि 3/4 का मतलब कितना हुआ कि 4 25 75%। ठीक है, 75% मान, तो 75% मतलब 1 घंटे का 75% लगभग ये जो है 45 मिनट होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये 45 मिनट्स हो जाएगा। और अब हमारे पास कह रहा है कि टोटल टैंक भरने में, मतलब टैंक को पूरी तरह भरने में कुल कितना समय लगेगा,
तो यहाँ पर ये दोनों आपस में मान जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर रहा है, तो अब 4 नल जो हैं वो पूरी टंकी को कितने टाइमिंग में भरेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर मतलब देखेंगे तो हमारे पास जो स्पीड होती है, भाई ऑब्वियस सी बात है कि एक नल है तो वो 6 घंटा ले रहा है, 4 नल है तो ऑब्वियस सी बात है टाइम रिड्यूस हो जाएगा। टाइम कितना रिड्यूस होगा, अगर यहाँ पे एसएससी का ऑप्शन दिया जाता, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता, तो यहाँ पर ये हम मान इसको कहते हैं कि ये 4 घंटा 5 घंटा तो अपने से ऑप्शन हट जाता। यहीं पर अगर तुक्का भी लगाना होता तो इन दोनों में हम तुक्का लगाते। ऐसा इसलिए कि भाई एक नल अगर 6 घंटे में भर रहा है तो 2 नल 3 घंटे में भरेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि चारों बराबर स्पीड से चल रहे हैं तो पूरी टंकी को भरने में 3 घंटे 45 मिनट के आसपास का समय में पूरी टंकी आपको भर जाएगी चारों नल के माध्यम से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर, प्रोसेस इतना 350 मीटर लॉन्ग टनल इन 36 सेकेंड, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। तो यहाँ पे एक समय दूरी का फार्मूला लगता है कि यहाँ पे स्पीड जो होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड क्या है, स्पीड देख रहे हैं 80 है, 80। अब यहाँ पे हमें इसको किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में हल करने के लिए 1000/3600 या 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 350 प्लस, भाई अब यहाँ पे देखिए टनल है ऐसे और ट्रेन की भी कुछ ना कुछ यहाँ पे लंबाई है अपनी, तो यहाँ पे किसी टनल को पूरा पूरा पार करने के लिए पूरे टनल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई के बराबर उसको डिस्टेंस चलनी पड़ती है ट्रेन को, ठीक है। आप ऐसे सोचिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हमारे सामने से एक ट्रेन गुजरेगी तो हमको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो ट्रेन की तुलना में हमारी जो चौड़ाई है, मान लेते हैं कि चौड़ाई ज़्यादा है लेकिन नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो उस केस में ट्रेन की लंबाई के बराबर हमारे पास ट्रेन की लंबाई के बराबर वो डिस्टेंस ट्रेन ट्रेवल करेगी, तब हमारे पास फ्रंट से पूरा उसका जो अंतिम बिंदु रहेगा उस बिंदु तक वो क्रॉस करेगी। लेकिन अगर हमारी चौड़ाई भी बड़ी हो जाए, मैं एक टनल जैसा फैल जाऊँ, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ट्रेन की अपनी लंबाई तो हमारे पॉइंट के हिसाब से एक पॉइंट अगर माना जाए तो वो फिक्स है, लेकिन हमारी भी जितनी लंबाई है वो लंबाई उसमें जुड़ेगी। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन द्वारा चली जाएगी वो अपनी लंबाई प्लस टनल की लंबाई के बराबर। तो टनल की लंबाई मान लेते हैं x है और अपन टाइमिंग, टाइमिंग है 36 सेकंड का। तो अब यहाँ पे यही x का मान निकालना है, यहाँ पे x प्लस 350 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 80 गुणे 18 गुणे 36/5, ठीक है। तो इसको अब हम लोग हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको हल कर लेते हैं, ये आ जाएगा। इसको हम हल कर दे रहे हैं तो 5 दूना 10, 8 16 पंचे 80, ये लगभग एक सेकंड, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा क्या, ये 5/18 से ही मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये 1000/3600, ठीक है। तो ये कटा और ये 2 पंचे 10, 2 18 36, हाँ ठीक था, 5/18 ही है, ठीक है। यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था। तो ये हमारे पास टर्म आया, तो अब इसको हम हल करेंगे तो ये हमारे पास इसका मान लगभग लगभग आएगा, मान के चलिए कि 600, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं यार क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। सॉरी 600 नहीं, 800। और अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो x का मान हो जाएगा 800 माइनस 350, और ये क्या हो जाएगा, अब 800 में से 350 घटाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, 5 और 4, 450 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मीन हमारे पास इस डेटा का 8 है, मीन ऑफ दिस इज 8, मोड ऑफ दिस डेटा इज 4 और p एक नेचुरल नंबर है, तो देन वैल्यू ऑफ k माइनस 2p। अच्छा ओ तो यहाँ पे सॉरी मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 2k प्लस 10 प्लस 8 प्लस 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर होता है मीन के। तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 1 7 2 2 4 2 6 1 7। अच्छा ये भी है k प्लस 6 इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे k का मान निकाल लीजिए। ये 4 3 7 9 7 16 प्लस k 3k प्लस ये कितना हो जाएगा 6 6 12 8 20 10 30 इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो ये 3k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 माइनस 30, ये तो आएगा। चार 3 7 और 9 16, फिर 2k है 10 8 और 6 है और k प्लस हो 6 6 12 8 20 10 30 और ये हो गया 2 इंटू के। ठीक है, तो इसका मान क्या आया हमारे पास यहाँ पे, तो इसका मान देखेंगे यहाँ पे हमारे पास k का जो मान आया हुआ है ये आया है 6। ठीक है, तो ये हाँ ठीक है, ये अरे यार ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ये हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा 8 6 14 1 18 इम्प्लाइज के बराबर 6। ठीक है, यही थोड़ा सा माइनस गलत हो गया था। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये जो हमारे पास मोड है, मोड ऑफ दिस नंबर इज क्या है 4। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसका मोड, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मोड क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रिपीटेड यूनिट्स होती हैं वो वही मोड होता है, कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारा एक्स का मान होता है वो हमारा मोड होता है। तो मोड यहाँ पे क्या है कि 4 है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका 4 सबसे अधिक बार यहाँ पे रिपीट हुआ है। और यहाँ पे कह भी रहा है कि p हमारा एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डेटा हमारे पास लिखा गया है 4 मैक्स मोड है, तो इसका मतलब 4 4 यहाँ पे है, ये दोनों नंबर भी 4 के बराबर होंगे। तो यहाँ पे 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 4 करेंगे तो 2p माइनस 2p बराबर 3 आएगा और p बराबर 3/2 आएगा। ये नेचुरल नंबर नहीं है p, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 2p बराबर 4 करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, सिंस मोड इज इक्वल टू 2p बराबर 4 इम्प्लाइज p बराबर 2। तो अब यहाँ पे मान हमें किसका निकालना है, मान निकालने के लिए यहाँ पे क्या निकालना है, k माइनस 2p का मान। तो k का मान 6 है ही, तो नाउ k माइनस 2p इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये 2 आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकल हैं, टेक्निकल तरीके से आप लोगों को हल करने होंगे। अब इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है ABC और उसके बाद कह रहा है कि पॉइंट D एंड E ऑन A B एंड AC। तो ये हमारा ट्रायंगल है, मान लेते हैं A B और C, और इसके बाद कह रहा है कि D और E ABC पर इस तरीके से हैं कि DE पैरेलल टू BC। यहाँ पे D और E इस तरीके से हैं, ये दोनों BC के पैरेलल हैं। ठीक है, AD का मान 6 है, AD का मान 6 है, PD का मान 4 है, AE का मान 9 है, तो AE का मान 9 है तो EC का मान, तो यहाँ पे यही होता है कि ये एक तरीके से जो समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि दिस मतलब ये भुजा अपान ये भुजा बराबर दिस वाली भुजा पूरा प्लस ये ये भुजा मतलब AD अपान AB इज इक्वल टू AE अपान AC इज इक्वल टू BC अपान DE होता है ये।
तो ये हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि ए डी अपान ए बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी इक्वल टू पी सी अपान डी। ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो ए डी का मान क्या है 6, ए बी का मान है 4 और ए ई का मान है 9 और ई सी हमें निकालना है। अच्छा ई सी निकालना ही है ओ। तो ये ई सी बराबर क्या हो जाएगा, ई सी बराबर हो जाएगा 4 गुणे 9 बटे 6। ये कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6। तो ये हो जाएगा, एक सेकंड यार ये पीडीएफ में थोड़ा सा गड़बड़ आएगा मामला। तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4 और 3 दूना 6 आएगा। ठीक है 9 चौको 36। हाँ ठीक है यार, थोड़ा सा काट पीट इस पर कम ही करेंगे ताकि आपका पीडीएफ जब आपको दिया जाए तो पीडीएफ आपका थोड़ा सा ढंग से दिखे, नहीं तो अलग से जो है चिल्लाओगे सभी लोग। यहाँ पे देखिए साइन ए का मान ये है और फिर इसके बाद टेन ए और कॉस ए का मान ये है। साइन ए बराबर होता है हमारे पास कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए ऐसे सॉल्व करना है आपको कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है तो अब इसको 5 पचम 25 और 4 चौको 16, 16 9 25, ये हो जाएगा 3। ठीक है तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस टेन ए और 2 प्लस कॉस ए। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस टेन ए का मान क्या हो जाएगा लंब बटे आधार होता है तो 4 बटे 3 और 2 प्लस कॉस ए का मान क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण होता है तो 3 बटे 5। ठीक है तो ये हो जाएगा 9, उनमें से 4 जाएगा तो 5 बटे 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 बटे 5। ये हो जाएगा 13 बटे 3। ठीक है 13 बटे 3 नहीं 13 बटे 5 यार। ठीक है 13 बटे 5 आपका आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, नहीं यार ये 5 5 तो कट जाएगा ना, 5 5 कट जाएगा, ये 3 ही आएगा। आंसर लग रहा है गलत लिख गया है, टाइपिंग मिसप्रिंट है। तो ये हो जाएगा 13 बटे 3। एक मिनट, आंसर का प्रिंट हमारे पास है, हम मिला ले रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है 16 नंबर है, 16 नंबर क्वेश्चन में हाँ 13 बटे 3 दूसरा ऑप्शन है। अच्छा 13 बटे 3 यहाँ पे दूसरा ऑप्शन था, ये टाइपिंग मिसप्रिंट है तो ये दूसरा वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हट जाएगा आपका। ठीक है ये 13 बटे 3 है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि एक आदमी है जो एक नाव को चला रहा है इन वाटर, और वाटर की स्पीड यहाँ पे कह रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है और ये इट टेक्स हिम 2 आवर्स टू रो टू ए प्लेस एंड कम बैक। ठीक है तो यहाँ पे एक मान लीजिए कि हमारे पास ये एक नदी है, इसमें ये महोदय इस दिशा में जा रहे हैं और नदी की स्पीड भी इसी दिशा में है, ये 2 है और ये 8 है, 8 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड है, km पर एच है और यहाँ पे भी km पर एच है, ये m है। ठीक है तो यहाँ पे अब जब हम ये यहाँ से मतलब मान लेते हैं ए पॉइंट से यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं और फिर वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो इस केस में इनके पास 2 घंटा टाइम लगता है। तो नदी की दिशा में जाने पर स्पीड बढ़ जाएगी, दोनों स्पीड जुड़ जाती है, और वापस आने में नदी की उल्टी दिशा में ये आएंगे तो इनकी स्पीड माइनस हो जाएगी। ठीक है तो यहाँ पे क्या करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन। एक सेकेंड, अपवर्ड का मतलब क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जिस दिशा में ये गए हैं महोदय या जो आदमी ये इधर की ओर गया है, यहाँ पर इसका स्पीड जो है उल्टी दिशा, मतलब अपवर्ड का मतलब क्या है कि नदी की धारा के विपरीत दिशा में ये आ रहे हैं, तो यहाँ पे इनकी स्पीड जो इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी ये कम हो जाएगी। लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि जिधर नदी बह रही है उसी दिशा में, तो 8 + 2 10 हो जाएगा। ठीक है तो अब इनको हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ डिस्टेंस निकालना है। मान लेते हैं d डिस्टेंस है, तो d डिस्टेंस जाने में और जाने वाली स्पीड 10 प्लस d डिस्टेंस आने में क्या है स्पीड 6, दूरी अपान चाल
बराबर क्या होता है, समय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको हल कर लेते हैं। 30 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 3D प्लस 5D अपान 30 इज इक्वल टू 2। ये क्या हो जाएगा, डी का मान हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, थोड़ी सी स्पेस की कमी है। तो डी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 इंटू 2 अपान 5 3 8, 2 को चौको 8 और 4 से इसको काटेंगे, 4 7 28, 4 5 20। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी, इतना किलोमीटर इनकी डिस्टेंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि फॉर ए गिवन ऑप्शन विच पास कनेक्ट जम्मू एंड श्रीनगर। तो जम्मू और श्रीनगर को देखेंगे तो यहाँ पे अगर भारत का मैप अगर देखें हम, तो इस तरीके से हमारा कुछ मैप है। ठीक है, हम लोग जिस देश में रहते हैं वही देश का मैप नहीं बना पाते, ये दुर्भाग्य है हमारा। ये है हमारा जम्मू कश्मीर। प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर इस तरीके से है। ये हमारा, एक सेकंड, ये कुछ इस तरीके से है। ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर और ये है हमारा लद्दाख का एरिया। यहाँ पर देखेंगे तो ये पंजाब है और यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। तो जम्मू और श्रीनगर के बीच में यहाँ पर एक श्रेणी पड़ती है जिसको पीर पंजाल श्रेणी कहा जाता है। पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी को हम पार करेंगे तब पंजाब से हम लोग जम्मू कश्मीर में जाते हैं। तो यहाँ पर जो दर्रा है उस दर्रे का नाम है बनिहाल। और ध्यान में रखिएगा कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी गवर्नमेंट ने पंजाब से भी हम लोग का जो श्रीनगर का एरिया है ट्रेन से कनेक्टेड नहीं था, तो बनिहाल में अभी काफ़ी लंबी चौड़ी 2 डायरेक्शनल टनल बन रही है। तो बनिहाल पास के बगल से ही जो है ट्रेन की कनेक्टिविटी और सड़क की कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए जम्मू कश्मीर से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे नाथुला पास। नाथुला पास कहाँ पे है, नाथुला पास है सिक्किम में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख दे रहे हैं, ये सिक्किम में है। ठीक है, और नीति यहाँ पे क्या है, ये देखेंगे तो यहाँ पे नीति ये उत्तराखंड में है। और यहाँ पर ये क्या है, हिमाचल प्रदेश में ये है। अच्छा, एक चीज़, एक हम आपको ट्रिक बता देते हैं कि यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि आपको ये कैसे याद है, तो इसका ट्रिक एक होता है बनिहाल के लिए, तो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि ना जय सिक्किम, ये हम लोग एक जो है यहाँ पे एक फार्मूला याद रखें। ना जय सिक्किम का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ना फॉर नाथुला है और जे फॉर जेलैपला। ये दो पास हैं जो सिक्किम राज्य में है, भारत के सिक्किम राज्य में है। ठीक है, फिर उसके बाद एक हम लोग लिखते हैं नीति माना लिपुलेख। ये हैं उत्तराखंड के पासेस हैं। ठीक है, और उसके बाद एक हम लोग ट्रिक याद करते हैं, सिर बड़ा है। सिर बड़ा है। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है, सिर मतलब सिपकिला, सिपकिला दर्रा। रो फॉर रोहतांग, जो पूछा है आपसे एग्जाम में, मतलब ये क्वेश्चन में। बड़ा में बड़ा लाचा, बड़ा लाचा दर्रा है, और है मतलब हिमाचल। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग याद रखते हैं ताकि हमको भी, नहीं तो कन्फ्यूजन हमको भी होता है यार, ऐसा नहीं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा माइंड सुपर माइंड है हमारा। तो ये इस तरीके से हम लोग ट्रिक बना के याद रखते हैं, तो ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। अब जब जियोग्राफी हम पढ़ाएंगे उसमें जियोग्राफी वाला एरिया जो जीएस वाले पोर्शन में है उसमें आपको ट्रिक ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ट्रिक से के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि बहुत से जो ग्लेशियर हैं, बहुत से जो पासेस हैं, बहुत सी जो सड़कें हैं, उनका एक ट्रिक बता दिया जाएगा जिससे आपको वो लंबे समय तक चीज़ें याद रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच रिगार्डिंग टू द पद्म अवार्ड 2024।
ये करंट का क्वेश्चन है, ये करंट आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि पद्म विभूषण श्री वंडेला चिरंजीवी इनको मिला था। और ये पद्मश्री अवार्ड जो है ये मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। और ये पद्म विभूषण अवार्ड एम फातिमा बीबी को मिला था। एम फातिमा बीबी भारत की अगर देखेंगे तो पहली महिला जज थी, ठीक है, भारत में किसी हाई कोर्ट में। और उसके बाद यहाँ पे पद्म विभूषण अवार्ड सीताराम जिंदल नहीं थे ये, इनको पद्म श्री मिला था। यही मैच नहीं है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्टली मैच्ड, तो यही वाला मैच्ड नहीं है। ये करंट है उस समय का। और करंट की जब क्लासेस होंगी तो उसमें जो करंट इस साल के लिए इंपॉर्टेंट जो करंट रहेंगे मंथली, वो आपको उसी कोर्स के साथ मतलब जो आपका CUET का कोर्स है उसके साथ आपको करंट अफेयर और जो भी चीज़ें चलती हैं, जो भी चीज़ें मतलब यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, वो सभी चीज़ें प्लस 20 प्रैक्टिस सेट आपको उसके साथ दिया जाएगा 999 रुपये में, ठीक है। तो फीस बढ़े उससे पहले आप लोग एडमिशन ले लीजिए वहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि विशाख दत्त क्या था कि इन्होंने विशाख दत्त ने एक मुद्रा राक्षस नामक एक यहाँ पे इन्होंने संस्कृत की किताब लिखी थी, जो नाटक था, संस्कृत में लिखित नाटक था। जैसे गांव वगैरह में पहले नहीं देखते थे, नाच होती थी, नौटंकी होती थी, और यूपी में कजरी नाच, ये सब जो है मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब यूपी की फेमस थी। हालांकि अब विलुप्ति के कगार पे हैं, वो अलग बात है। लेकिन मुद्रा राक्षस जो है एक तरीके का नाटक ही है, संस्कृत में लिखा गया था। और जिसको लिखा था यहाँ पे विशाख दत्त ने। तो विशाख दत्त क्या हो गए कि यहाँ पे ये एक कवि भी थे, कवि भी है और रचनाकार भी थे। तो विशाख दत्त कवि हो गए। फिर कार्तिकेय साराभाई, और उसके बाद देखेंगे हाँ चरक देखेंगे। चरक ने सुश्रुत संहिता नामक एक किताब लिखी है जो चिकित्सा पे आधारित है, ठीक है। तो ए में दो और सी में एक, यहाँ पे अगर सी में एक इतना मिला लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, भले ही दोनों के बारे में ना पता हो। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो सत्येंद्रनाथ बोस थे, सत्येंद्रनाथ अगर बोस को देखेंगे तो ये मैथमेटिशियन थे, ये फिजिसिस्ट हैं। अब सत्येंद्रनाथ टैगोर नहीं, सत्येंद्रनाथ बोस हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर तो हमारे फ्रीडम फाइटर थे। आज 23 जनवरी है, तो आज उनकी पुण्यतिथि भी है एक तरीके से मतलब कहा जाए तो, ठीक है। तो नहीं सॉरी, जयंती है, पुण्यतिथि नहीं यार, जयंती। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर का जो है सॉरी देखो, सुभाष चंद्र बोस की आज मतलब वो जयंती है। और सत्येंद्रनाथ बोस जो थे ये मैथमेटिशियन थे, भारत में फिजिसिस्ट थे, एक तरीके के एक ये वैज्ञानिक थे। और ये कार्तिकेय साराभाई हैं, ये इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है। ये अभी बहुत ही चर्चा में रहे थे 2014-15 के आसपास। तो ये बहुत ही चर्चा में थे, इसलिए इनका क्वेश्चन उससे कोरिलेट करके पूछा गया है। और अभी भी ये चर्चा में काफ़ी बने रहते हैं, ठीक है। तो ये हुए इनके क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अब इसमें क्या है कि ये स्टेट्स दिए गए हैं, 1960 के बाद से कौन सी स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, तो इसको आपको बताना है। तो हरियाणा हमारे पास जो बना था ये 66 में बना था स्टेट, 1966 में। और यहाँ पर देखेंगे सिक्किम 1975 में स्टेट बना था। नागालैंड 1963 में स्टेट बना था। और गोवा 1987 में। ध्यान में रखिएगा कि गोवा को कंफ्यूज मत कीजिएगा कि 1961 में ऑपरेशन जो चलाया गया था गोवा को मुक्त कराने का, उसमें गोवा को 1961 में ही भारत में मिला लिया गया था, लेकिन उसको स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया था। वो काफ़ी लंबे समय तक एक भारत का यूनियन टेरिटरी था। तो उसको 1987 में जाके गोवा को स्टेट का राज्य का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शंस मैच कर रहे थे, तो इसलिए आपको हम ये आंसर बता दे रहे हैं कि यहाँ पे स्टेट पूछा है, स्टेट्स की बात किया हुआ है कि भारत का हिस्सा कब बने। जैसे सिक्किम 1975 में इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में ये सिक्किम जो भारत का अभिन्न अंग बना। ये इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जब 1961 में, जब उस समय सरदार पटेल के नेतृत्व में ये एक ऑपरेशन चलाया गया। और सॉरी, सरदार पटेल कह रहे हैं, सरदार पटेल नहीं, सरदार पटेल तो इस समय जूनागढ़ वाला हैदराबाद वाले में थे। और यहाँ पे 1961 में, क्योंकि उनकी 1958 में मृत्यु हो गई थी, तो 1961 में
जो तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट थी, उस केस में यहाँ पे गोवा में ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन भारतीय सेना ने उस पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने से पहले वो पुर्तगाल की टेरिटरी थी, मतलब वो जो हिस्सा था गोवा का वो पुर्तगाल के अंतर्गत आता था। तो उनको मार के भगाया गया और भारत में उसको मिला लिया गया। इसी तरीके से भारत को और भी कर लेना चाहिए था। श्रीलंका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह जो है, जो बोलते रहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका एक सीक्वेंस देख लीजिए। पहले कौन सा आएगा, 63 आएगा। 63 मतलब नागालैंड, सी आएगा पहले। और जब सी पहले आएगा तो सी हो गया आएगा, फिर उसके बाद सी के बाद बी है। नहीं, ऑप्शन से नहीं, गलत है यार, एक मिनट। सी के बाद बी। अच्छा, इसको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, मतलब एक सीक्वेंस में लगाना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात नहीं किया हुआ है। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आर्डर में ही, मतलब चाहे इंक्रीजिंग आर्डर में लगा दीजिए या डिक्रीजिंग आर्डर में। तो यहाँ पर देखेंगे डी 87 है, फिर सी उसके बाद देखेंगे नागालैंड 63। अच्छा, ये ऑप्शन कुछ करेक्ट नहीं बन रहा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले स्थान पे आएगा हमारा नागालैंड, फिर दूसरे स्थान पे आएगा 63 के बाद 66, और फिर तीसरे स्थान पे ये रहेगा और चौथे स्थान पे ये रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा सी, फिर उसके बाद आएगा ए, फिर उसके बाद आएगा बी, फिर उसके बाद आएगा डी। ठीक है, तो सी ए बी डी, सी ए बी डी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होगा। और इसमें उल्टा भी ये दे सकता था, लेकिन उल्टा दिया नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो इसमें इंक्रीजिंग आर्डर ही लिया है, इंक्रीजिंग आर्डर में ही दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पष्ट रूप से लिखा नहीं ना, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर फॉर्मेशन। तो करेक्ट सीक्वेंस फॉर्मेशन का एक तरीके से टाइम ही लेंगे, तो इंक्रीजिंग आर्डर में ही हम लोग जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या है कि आउट ऑफ गिवन ऑप्शन विच स्कीम ऑब्जेक्टिव इज टू कंडक्ट an annual survey at gram panchayat level to monitor the progress in the development process of rural area। ये मिशन अंत्योदय था। मिशन अंत्योदय के तहत यहाँ पे ग्राम पंचायतों के विकास का मॉनिटरिंग की जाती है। लेकिन मिशन कर्मयोगी जो था, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों का ट्रेनिंग के लिए है। जब आप भी एसएससी या फिर यूपीएससी क्वालिफाई करके गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे, तो आपको कर्मयोगी पोर्टल पे ट्रेनिंग करना होगा। जैसे हम लोग हर महीने 2-4 ठो कुछ ना कुछ ट्रेनिंग लेते रहते हैं कर्मयोगी पोर्टल पे। फिर उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो गोकुल मिशन में क्या है कि यहाँ पे देसी जो नस्ल की गाय हैं, भैंस हैं, या देसी नस्ल के जो हमारे पास जीव हैं, जानवर हैं, उनको संरक्षित करना। ठीक है, उनको संरक्षण करना। और फिर उसके बाद आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाई जा रही है, जिसमें हम यहाँ पे देश का इम्प्रूवमेंट या विकास कर सकें। ठीक है, तो ये विकास करने मतलब जैसे आत्मनिर्भर भारत के तहत देखेंगे तो सेना वाले का जो डिफेंस इंडस्ट्री है, उसमें देखेंगे बहुत सारी चीज़ें भारत में ही बनने लगी। बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट भारत ने बैन कर दिया। और बहुत सी चीज़ों का देखेंगे तो सेल्फ रिजिलियंस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सेल्फ रिजिलियंस का मतलब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों का, जैसे ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग है वंदे भारत की, भारत में होती है कम्प्लीटली। उसके पहले क्या होता, कुछ पार्ट बाहर से मंगाया जाता था, स्प्रिंग वगैरह उसका। फिर इसके बाद सेना के लिए देखेंगे तो राइफल वगैरह जो है भारत में ही निर्मित की जा रही है। तो इस तरीके से बहुत सारे मिशन यहाँ पे, आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे मिशन को क्लब किया गया, जिसमें देश के विकास के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें देश में ही बनाई जा सके। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंड नॉट ए मेंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल डायलॉग सिक्योरिटी डायलॉग नोन एज क्वाड। ये चाइना नहीं है। ठीक है, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, और इसके साथ यहाँ पे यूएसए भी है। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 4 यहाँ पे देश क्वाड में है, चाइना नहीं है। ठीक है, अगला है कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो ठीक है, तो ये जया सिन्हा वर्मा जो थी, ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी, ये चेयरपर्सन बनी।
फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको हमें मिलाना है। तो रूस की जो मुद्रा है रूबल होती है, म्यांमार की मुद्रा क्यात होती है, मलेशिया की रिंगरिट है, और भूटान की न्यूगल ट्रम है। ठीक है, इसमें मिला लीजिए, ए में तीन, ये दो जगहों पे है, तो ये दो ऑप्शन कट जाएंगे, और बी में एक, ठीक है, सी में चार, सी में चार यहाँ पे, ठीक है, सी में चार यहाँ पे है, तो ये दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज भारत और किस कंट्री के बीच, बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ बिकम फुली ऑपरेशनल नाउ। तो भारत और नेपाल के बीच में है। भारत और नेपाल के बीच में एक काली नदी है जिसपे सॉरी काली नदी है, उस पर काला टीका लगाने के लिए हम बात कर रहे थे कि भारत और नेपाल के बीच में काली नदी को लेकर काफ़ी विवाद है। और ये उत्तराखंड, भारत का जो उत्तराखंड है स्टेट है, उत्तराखंड स्टेट है, उस स्टेट में यहाँ पे इसको कनेक्ट किया गया है जहाँ पे लोकल कनेक्टिविटी मजबूत हो सके। ठीक है, काली नदी पे है ये। अब इसके बाद, ड्यू टू ओशियन एसिडिफिकेशन और व्हेन द ओशियन बिकम्स मोर एसिडिक व्हाट हैपेंस टू द पीएच लेवल ऑफ द ओशन। तो यहाँ पे देखिए, ओशन में क्या है कि यहाँ पे पीएच मान उसका 7 होता है, तो ये मतलब एक तरीके से कहा जाए ना अम्लीय होता है ना क्षारीय की स्थिति होती है। इससे नीचे आते हैं तो एसिडिक होता है या अम्लीय होता है, इसको हम कहते हैं अम्लीय, और इधर क्षारीय हो जाता है। ठीक है, अरे यार क्षारीय लिख दिया, क्षारीय लिखना, क्षारीय। ठीक है, हिंदी थोड़ी सी हमारी राइटिंग गड़बड़ है, तो इसलिए आप लोग उसको बहुत माइंड न कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये पीएच लेवल नीचे चला जाता है। ठीक है, एसिडिक कोई भी चीज़ हो तो एसिडिफिकेशन जहाँ पे अम्लीकरण बढ़ता है वहाँ पे पीएच लेवल कम होता है, और एसिडिसिटी अगर कम हो रही है मतलब क्षारीयता बढ़ रही है तो उसमें पीएच लेवल बढ़ जाता है। और इस केस में जब अम्लीयता बढ़ती है इन्वायरमेंट की, तो उस केस में समुद्रों में जो जीव जंतु रह रहे हैं उनके लिए बहुत लॉस होता है। ठीक है, और उनका बहुत नुकसान होता है, मछलियाँ छोटे जीव जो होते हैं मर जाते हैं, इस कारण से ये चर्चा में रहा था। ठीक है, अगला क्या है कि फर्स्ट हु इज़ द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म विभूषण अवार्ड इन इंडिया। तो पद्म विभूषण अवार्ड पहला एथलीट कौन है? ये तो देवेंद्र झाझरिया थे, 2024 में इनको मिला था ये अवार्ड। और अदर ऑप्शंस में जो हैं ये भाविना जो पटेल हैं या भावना पटेल हैं, ये भी एक तरीके से पैरा एथलीट ही हैं, सॉरी पैरा एथलीट नहीं, इनको क्या बोलते हैं कि ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं। हाँ, टेबल टेनिस प्लेयर हैं, और देवेंद्र झाझरिया एथलीट हैं। अवनी लखेरा को अगर देखेंगे तो ये शूटर थी, 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने शायद स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में। और फिर उसके बाद जो मरियप्पन थंगवेलू ये हैं, ये हाई जंपर हैं। ठीक है, तो इन सभी लोगों को कुछ ना कुछ अवार्ड उसमें मिला था, मतलब इन्होंने कोई ना कोई मेडल जीता था, इसलिए इनको यहाँ पे करंट अफेयर के तहत यहाँ पे पूछा गया था आपसे। जेमू ग्लेशियर की बात कर रहा है, तो जेमू ग्लेशियर कहाँ पे लोकेटेड है? तो यहाँ पर देखेंगे तो जेमू ग्लेशियर जो है हमारे ये सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में। उत्तराखंड के अगर देखेंगे तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ग्लेशियर याद रखिएगा, गंगोत्री है जहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री है तो बहुत, लेकिन ये जो है आपको याद रखना है। गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर हैं जहाँ से गंगा नदी निकलती है यहाँ से, और यहाँ से यमुना नदी निकलती है। फिर हिमाचल में भी बहुत सारे ग्लेशियर हैं, और अरुणाचल में भी हैं, लेकिन वो आपके इतने इंपॉर्टेंस के नहीं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगले और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस सेशन के। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज चाइनीज फर्स्ट चिली जो देश है, यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है, यहाँ पे हमारा ये इधर देखेंगे तो इधर की ओर जो हमारा चिली देश है, ठीक है, चिली है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा देश है ब्राज़ील, ये है, और इसके ये ब्राज़ील है यार, ठीक है, ब्राज़ील फिर से इसे लिखा है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे अर्जेंटीना है, तो यहाँ पे चिली है,
और चिली की पहली जो हमारे पास महिला राष्ट्रपति थी वो मिशेल बैचलेट थी। ठीक है, ये काफ़ी उस समय चर्चा में थी, इसलिए जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इसको इस सीरीज़ को रोकते हैं। बाकी जो अगला 30 क्वेश्चन है वो अगले पार्ट 2 में आपको मिलेगा। और फिर से हम आपको बता दें कि हमारे पास L1 क्लासेस में CUT के लिए ये लिंक है, मतलब इस ग्रुप बनाया गया है टेलीग्राम पे, जिस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब का चैनल है और ये हमारा टेलीग्राम का मेन ग्रुप है, जिसमें सारी जानकारी आपको L1 क्लासेस पे या लर्निंग फर्स्ट क्लासेस पे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उनकी सारी जानकारी इस ग्रुप के माध्यम से आपको मिलेगी। ये CUT स्पेशल के लिए ये ग्रुप बनाया गया है, जिसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी आपको क्वेश्चन है डायरेक्टली अगर हमसे बात करनी है, कोई मैसेजिंग करनी है, तो आप इस ग्रुप के माध्यम से कर सकते हो। ठीक है, फिर से अगर कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं, और जो भी आपको यहाँ पे जानकारी रहेगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव ए नाइस डे।